रात के 10 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। अमन चोपड़ा के साथ देखेंगे पाकिस्तान की फायरिंग पर सख्त हुई मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि सब कुछ जल्द ठीक होगा। अजय बाचलू बताएंगे नहीं मान रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिर की फायरिंग, 2 महिलाओं की मौत, अब तक कुल 8 लोगों की जान जा चुकी है। मयूर परीख बताएंगे पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा जब मोदी चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे तब चीन सीमा पर घुसपैठ कर रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि सूत्रों से खबर आई है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर राष्ट्रपति ने बिना राय दिए फाइल लौटाई। अब एलजी करेंगे फैसला। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान से निपटने के लिए मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों को दी खुली छूट। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार फायरिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान सेना की फायरिंग पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी बयान अब तक फायरिंग पर नहीं आया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने दिया है पहला बयान। समाचार एजेंसी पीटीआई से नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान की फायरिंग में सीमा से सटे गांव में 8 लोगों की जान जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सीमा पर पाकिस्तान से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने हालात से निपटने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सौंपी है। एलओसी के आसपास के गांव में रहने वाले करीब 16,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने का काम भी लगातार जारी है। लगता है पाकिस्तान प्यार की भाषा नहीं समझ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग कर रहा है। बीती रात से पाकिस्तान सरहद पार से भारतीय इलाकों में लगातार फायरिंग कर रहा है। 1-2 जगह नहीं, करीब 60 चौकियों पर पाकिस्तान गोले और गोलियां बरसा रहा है। सांबा में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत हो गई। कठुआ, पुंछ, आरसपुरा, अखनूर, अरनिया समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। अब तक 2 बीएसएफ जवानों समेत कुल 19 लोग जख्मी हुए हैं। लगातार फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। 8 बजे का टाइम थे, पाकिस्तान ने फायरिंग चालू कर दी तो हम भाग दौड़ कर इधर, फिर हमारे को इधर बच्चे लेकर भागना पड़ा। हमारे वहाँ पे फायरिंग शुरू होगी तो जैसे ही हमें वहाँ से पता चला कि फायरिंग हो रही है तो हम वहाँ से आ गए। बेगुनाह नागरिकों को मारकर पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? अपनी हरकत पर शर्म करने के बजाय पाकिस्तान भारत पर ही 6 नागरिकों को मारने का आरोप लगा रहा है। सरहद पार से लगातार हो रही फायरिंग से नाराज एलओसी के करीब रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निहत्थे लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें हैं जम्मू के एलओसी सटे मनियारी गांव की। गांव के लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही जबरदस्त फायरिंग से इन लोगों को जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ये लोग हमेशा दहशत में भी रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान दोस्ती की जुबान नहीं मानेगा। उसे बुलेट का जवाब जब तक बुलेट से नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से चल रही फायरिंग पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों पर पीएम की खामोशी से लगता है कि उनका सीना 56 इंच का नहीं 5.5 इंच का है। एक लफ्ज न ट्विटर पे न अपने पब्लिक स्पीचेस में प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उनके बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं कि ऐसी स्थितियों को डील करने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच के बदले 5.6 इंच की हो गई है। ये आभास होने लगा है इतने ही दिनों में। कांग्रेस ने कहा मोदी तो वैसे बढ़ चढ़कर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिल रही चुनौती पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। कांग्रेस ने मोदी पर फुल टाइम रक्षा मंत्री नहीं बनाने का भी आरोप लगाया है। मोदी के 56 इंच की छाती वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी निशाना साधा है। मुलायम सिंह आज लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में बोल रहे थे। अब प्रधानमंत्री ने कहा मुलायम सिंह
56 इंच का सीना चाहिए। तो फिर हमने तो जवाब दे दिया। उसके बाद तो आगे बढ़े, हमने हमारा सीना कितने इंच कहा। जब गुजरात में आपने कतलेआम कराया विशेषकर एक वर्ग का, तब मैं वहां पहुंचा था और पहुंच के आपके बारे में मैंने क्या बोला था और फिर में बोला, तो मेरा 56 इंच का सीना जान ही नहीं पाए। इस सम्मेलन में आज मुलायम सिंह यादव को पार्टी का 9वीं बार लगातार अध्यक्ष चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान और चीन के मसले पर घेरने के लिए विपक्ष बार बार मोदी के 56 इंच के सीने वाले बयान पर निशाना साध रहा है। क्या था वो बयान, आइए सुनते हैं। गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना सीधे मोदी सरकार पर अपना निशाना साध रही है। सामना में संपादकीय के जरिए उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से लगातार हो रही फायरिंग को लेकर मोदी पर निशाना साधा। संपादकीय में लिखा है कि देश की रक्षा करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या 56 इंच की छाती की जरूरत है? लड़ने की इच्छा होगी तो किसी की छाती नापने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति बाद में भी की जा सकती है, लेकिन मोदी जी अब पाकिस्तान की खुराफातों को बर्दाश्त मत कीजिए। हम सिर्फ अपनी ही लाशें गिनते रहेंगे क्या? उन्होंने हमारे 5 मारे, आप उनके 50 मारकर उनकी गर्दन शिवाजी के महाराष्ट्र में ले आओ। महाराष्ट्र मर्दों तथा शूरों का हमेशा सम्मान करता है। शिवसेना ने कहा कि मोदी की जरूरत दिल्ली को है, लेकिन राज्य के बीजेपी नेताओं ने उन्हें यहाँ अटका कर रखा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, लेकिन यहाँ सच कौन बोलेगा? फायरिंग को लेकर शिवसेना ही नहीं, एमएनएस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। राज ठाकरे ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम घोषणा पत्र में कहा कि जब पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है तब पीएम ने महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको देश संभालना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि आज वहां से पाकिस्तान से फायरिंग हो रही है, यानी जब आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जब था तब भी हमारे जवान शहीद हो रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी का जब आज बदल के जब उनका गवर्नमेंट आया तभी भी हमारे जवान शहीद हो रहे। मुझे लगता है नितिन गडकरी ने कुछ एक बात कही थी कि अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट नहीं रहा है, अभी हमारा गवर्नमेंट आया है, पाकिस्तान ने अगर कुछ ऐसी हरकत की तो उसका जवाब हम लोग देंगे। याद है? दीजिए। राज ठाकरे यहाँ तक कह गए कि पता नहीं नरेंद्र मोदी का समर्थन करके मैंने गलती की या देश ने। महाराष्ट्र में क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, और आएंगे तो कब? राज ठाकरे ने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में आज इन सवालों के जवाब दिए। किसी का ईगो, किसी के झगड़े, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। इन सारी चीजों से मुझे लगता है महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। हर वक्त मैं मेरी पहली सभा में मैंने कहा था कि दुनिया को गर्व हो महाराष्ट्र को देख के, अभिमान हो कि भाई स्टेट कैसे होना चाहिए। ये मेरा सपना है। अगर वहां तक मुझे महाराष्ट्र को लेके जाना है तो कौन साथ में आता है और कौन साथ में नहीं आता, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आना है तो आएंगे भी। राज ठाकरे ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब होने पर उद्धव ने फोन करके उनका हाल पूछा था। वैसे उन्होंने जब मुझे फोन किया उद्धव ने कि काय रे कसा है, तो जब मैं बोलने गया तो मुझे खांसी शुरू हुई, तो बोला कि भाई ठीक है मैं बाद में फोन करता हूं। बस इतनी बात हुई। राज ठाकरे के इन बयानों के बाद दोनों भाइयों के एक साथ आने की अटकलें फिर तेज होंगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले आया है महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल। सर्वे एजेंसी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105, शिवसेना को 45, कांग्रेस को 52, एनसीपी को 37, एमएनएस को 21 और अन्य को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे से साफ है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है।
तो महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है। सर्वे कहते हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि क्या फिर मोदी लहर दिखेगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और आगे देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अब चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला किया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में हजारों चीन के सिपाही हमारे देश के अंदर घुसे पड़े। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप यहाँ कैसे आए, आप अपनी सेना को लेकर यहाँ कैसे घुस पड़े, एक सवाल नहीं पूछा। मगर चुनाव के समय चीन की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। सोनिया गांधी तो प्रचार कर ही रही थी, अब राहुल गांधी भी प्रचार में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में हर तरफ 5 परिवारों का कब्जा रहा है। रोहतक की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हरियाणा को इन परिवारों के कब्जे से छुटकारा दिलाना है। परिवार से मुक्ति चाहिए भाई। 25 साल तक वही 2-4 परिवार, पूरे हरियाणा में 5 परिवार है, सारा कब्जा करके बैठ गए। 25 साल से बैठ गए और उसके कारण हरियाणा के सामान्य मानवी का जीवन असंभव हो गया। पीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा में ऐसी सरकार बनानी है जो छुआछूत की राजनीति से मुक्त हो और जो कि उनकी सरकार के साथ मिलकर हरियाणा का विकास कर सके। एक तरफ मोदी हरियाणा में धुआंधार प्रचार कर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, तो दूसरी ओर एक रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ती महंगाई का सवाल उठाकर मोदी सरकार पर पलटवार कर दिया। अभी हमारा विज्ञापन आप देख रहे होंगे, एक विज्ञापन आया हुआ टीवी जो भाई देखता है। एक मेरी बहन एक रेडी वाले के पास सब्जी लेने चली गई और उसको कहा कि भाई भैया 5 रुपए के टमाटर दे दो, तो रेडी वाले ने चक्कू निकाला, वो डर गई, बोली भैया ये क्या कर रहे हो तुम। रेडी वाले ने सही बात कही, बोला जिस पार्टी के राज आ गया ना, इस पार्टी के राज में 5 रुपए का साबुत टमाटर नहीं मिल सकता, काट के दूंगा। हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिद्धू भी कूद पड़े हैं। सिद्धू ने सिरसा की रैली में बादल की पार्टी अकाली दल पर निशाना साधा। रैली में सिद्धू ने अपने खास अंदाज में अकाली दल पर तीर चलाए। सिद्धू ने कहा, पंजाब में हमें गले लगाने वाले अकाली हरियाणा में एक मुजरिम के साथ हैं। सोच के देखो, कोई मुख्यमंत्री किसी सजा याफ्ता मुजरिम दे नाल खड़ा, जिन्होंने उच्च न्यायपालिका ने सजा दी होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा झोली अद के वोटा मंगता देखिए। जाहिर है सिद्धू का निशाना ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD और अकाली दल के गठबंधन पर था। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है, पर हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही INLD को अकाली दल का समर्थन है। महाराष्ट्र में अलग विदर्भ के मुद्दे पर बीजेपी में दरार नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और महाराष्ट्र के नेता विदर्भ के मुद्दे पर आमने सामने हैं। जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने। महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा की रैली में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे। पीएम के इसी ऐलान के बाद ये सवाल उठा कि क्या अलग विदर्भ की मांग पर बीजेपी की सोच बदल गई है। अब महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा है कि अलग विदर्भ का मुद्दा उनके घोषणा पत्र में होगा। भारतीय जनता पार्टी की अलग विदर्भ की अपनी मांग है। ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत साफ थे अपने मुंबई के विषय को लेकर, और फिर भी अगर उसमें कुछ अलग उन्होंने कहा है तो कल परसों हमें मिल ही रहे हैं, तब हम उनसे बात कर लेंगे। वही देश के कानून मंत्री का कहना है कि अलग विदर्भ चुनावी मुद्दा ही नहीं है। विदर्भ की बात नहीं, वो चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा है महाराष्ट्र में बदलाव, यहाँ की जनता की। अलग विदर्भ की मांग बरसों से उठ रही है और खुद बीजेपी इसके समर्थन में रही है, लेकिन अलग विदर्भ पर बीजेपी के अलग अलग सुर ऐन चुनाव से पहले उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं।
दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर राष्ट्रपति ने बिना राय दिए फाइल लौटाई। अब इस मामले पर उपराज्यपाल करेंगे फैसला। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर अब अंतिम फैसला उपराज्यपाल नजीब जंग को करना होगा। दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने बिना राय दिए फाइल को उपराज्यपाल के पास लौटा दिया है। राष्ट्रपति के इस फैसले से बीजेपी को भी जोरदार झटका लगा है। दिल्ली में नई सरकार की गठन को लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हैं उपराज्यपाल के रुख पर। राष्ट्रपति का विवेक है, उनको जो लगा उन्होंने वापस किया है और अब ये नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर की है कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। राष्ट्रपति के इस सराहनीय प्रयास के बाद और संविधान की रक्षा करने के बाद दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र की बीजेपी सरकार, इन दोनों के पास विधानसभा भंग करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम बार बार यही कहते रहे, जो भी संवैधानिक अथॉरिटी है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या ऑनरेबल राष्ट्रपति हो, वो फैसला उनको करना है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद आम जनता को मिलेगी महंगाई से राहत। खबर है कि डीजल 2.5 रुपए और पेट्रोल 1 रुपए सस्ता होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटे हैं और इसका फायदा भारत में भी लोगों तक पहुंच रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद डीजल 2.5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल लगभग 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पिछले 27 महीनों के निचले स्तर पर आ गए हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से पेट्रोल तो कई बार सस्ता हो चुका है, लेकिन ये पहली बार होगा जब डीजल के दामों में इतनी भारी कमी आएगी। अब तक आप देख चुके हैं पाकिस्तान की फायरिंग पर बोले पीएम मोदी, सब कुछ जल्द ठीक होगा। महाराष्ट्र की रैली में राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला और दिल्ली में सरकार पर फैसला उपराज्यपाल करेंगे। आगे देखिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की शिकायत। लेकिन बड़ी खबर आ रही है उधर क्रिकेट के मैदान से। जिस वेस्टइंडीज की टीम को कमजोर माना जा रहा था, उसने भारत में आकर पहले ही वनडे में टीम इंडिया को शर्मनाक हार दे दी है। 124 रन से वेस्टइंडीज की टीम ने भारत को कोची वनडे में हरा दिया है। गेंदबाजी नहीं चली, बल्लेबाजी नहीं चली और 124 रन के बड़े अंतर से वेस्टइंडीज ने भारत को शिकस्त दे दी। 197 रन पर भारत की टीम ऑल आउट हो गई। 322 का लक्ष्य था, 321 रन बनाए वेस्टइंडीज ने, जिसमें 126 रन की शानदार पारी खेली सैमुअल्स ने। उसकी बदौलत 321 रन बनाए वेस्टइंडीज ने, 322 का लक्ष्य दिया और 197 पर भारत को ऑल आउट कर 124 रन के बड़े अंतर से वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में, कोची वनडे में भारत को हरा दिया। ऑनलाइन कारोबार करने वाली वेबसाइट्स पर कस सकता है कानूनी शिकंजा। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए तमाम ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनियों ने बम्पर सेल का ऐलान कर दिया है। ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनियों के इस ऐलान से जहां ग्राहक खुश हैं, वहीं छोटे कारोबारियों से लेकर बड़ी कंपनियां जमकर विरोध कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय से इस संबंध में शिकायतें भी की गई हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुदरा व्यापारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर जरूरत होती है तो सरकार की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी तो बहुत सारे शिकायत हैं और इसके ऊपर थोड़ा हम अध्ययन करने के बाद बोलते हैं। पॉलिसी है, अलग पॉलिसी बनाना है या तो कुछ क्लैरिफिकेशन के तौर पर बोलना है, ये तो हम स्पष्ट करेंगे, जल्दी ही करेंगे। फिलहाल देश में ऑनलाइन शॉपिंग की हिस्सेदारी लगभग 5% है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल के दौरान ये हिस्सेदारी बढ़कर 15 से 20% तक पहुंच सकती है। बर्धमान ब्लास्ट केस में सीआईडी ने आतंकवाद निरोधी धाराओं में यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में मांगा था जवाब। 2 अक्टूबर को बर्धमान में हुए धमाके में 2 कथित आतंकी मारे गए थे। खुद ममता बनर्जी सरकार ने इसमें आतंकी एंगल होने का इशारा किया था। बावजूद इसके इस मामले में शुरुआत में सामान्य आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन अब सीआईडी ने यूएपीए यानी आतंकी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा था कि आतंकवादी विरोधी धाराओं के तहत दर्ज क्यों नहीं किया गया केस। बर्धमान ब्लास्ट केस में 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी को शक है कि इन आरोपियों के संबंध अल जिहाद और हुजी जैसे आतंकी संगठनों से हो सकते हैं।
लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र लड़के से कम क्यों, ये सवाल उठाया है मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल तय है, लड़कियों के लिए ये 18 साल है, लेकिन लड़के और लड़कियों दोनों ही 17 साल की उम्र तक स्कूल के एक जैसे माहौल में रहते हैं। लड़की की 18 साल की होने पर उसको लड़के से ज्यादा परिपक्व कैसे माना जा सकता है? 18 साल की उम्र में लड़कियां स्कूल चला सकती हैं या नौकरी तो ले सकती हैं, लेकिन वो अपना शादी जैसा अहम फैसलों के लिए मानसिक रूप से परिपक्व नहीं मानी जा सकती। इसलिए उनकी शादी की उम्र बढ़ाकर या 21 साल कर देनी चाहिए या 18 से ज्यादा करनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि उनके पास ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें 18 साल की उम्र की लड़की भागकर शादी कर लेती है और उसके खिलाफ उनके माता पिता केस दायर करते हैं। ऐसे मामलों में लड़कियों को ये डर होता है कि उनके माता पिता उनकी नापसंद से उनकी शादी कर देंगे। लड़कियों की शादी की उम्र हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक है। एक्ट में बदलाव के लिए प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलना जरूरी है। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर देखने को मिली भारतीय वायुसेना की शक्ति। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस 130J जैसे मालवाहक विमानों ने अपने करतब दिखाए। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन की उपाधि से नवाजे गए भारतीय क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे और वो अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ यहाँ पहुंचे थे। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी वजह है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई थी। देश और दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के चलते सफेद नजर आने वाला चांद लाल रंग में नजर आया। आकाश में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों ने चंद्र ग्रहण के लिए खास तैयारी की थी। पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:44 पर हुई। शाम 6:04 पर चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। भारत, जापान, अमेरिका, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आया। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा नजारा पूर्वोत्तर राज्यों के डिब्रूगढ़, इम्फाल और कोहिमा जैसे शहरों में नजर आया। ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग की बम्पर कमाई का सिलसिला जारी है। देश और विदेश में फिल्म ने 6 दिनों में 218 करोड़ का कर लिया है कारोबार। ऋतिक कटरीना का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अकेले भारत में फिल्म बैंग बैंग ने 6 दिनों में 120 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। विदेशों में भी बैंग बैंग का जलवा कायम है। देश के बाहर फिल्म अब तक करीब 100 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। बैंग बैंग के साथ रिलीज हुई शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर की फिल्म हैदर अब तक महज 35 करोड़ का कारोबार ही कर पाई है। बैंग बैंग की कामयाबी से ऋतिक और कटरीना बेहद खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म बैंग बैंग देश में 150 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर का ये शो यहीं पर खत्म होगा। रात 12 बजे ताजा खबरों के साथ लौटेंगे। हमारी नजर इन 3 बड़ी खबरों पर बनी हुई है। पाकिस्तान को कैसा जवाब देगा भारत? मोदी की महाराष्ट्र में 4 रैलियां हैं कल और साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान होगा।